हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 का आखिरी पाठ संस्कृति, जिसके लेखक भदंत आनंद कौसल्यायन। पहले पाठ में क्या है उसकी रूपरेखा देखते हैं। संस्कृत नामक पाठ में लेखक ने सभ्यता और संस्कृति के मध्य के अंतर को बताया है। अब यहाँ दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। उन दोनों के बीच में क्या अंतर है ये समझाने की कोशिश करी है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पाठ, लेकिन अगर आप थोड़ी बातें ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। साथ ही यह बताने का प्रयास भी किया है कि आज बहुत से व्यक्तियों को न सभ्यता का पता है और न ही संस्कृति का। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं सभ्यता और संस्कृति की, पर हमको असलियत में कुछ पता नहीं है कि क्या संस्कृति है और क्या सभ्यता। किंतु वे संस्कृति के नाम पर समाज में भ्रम फैला रहे हैं, और संस्कृति के नाम पर भ्रम फैलाना, बड़ी बड़ी बातें करना जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसी बातें करके लोगों के बीच में उनके मन में एक भ्रम डाल रहे हैं। लेखक को संस्कृति का बंटवारा करने वालों पर आश्चर्य होता है। उनको लगता है कि संस्कृति को भी बांट दिया गया है, तो ऐसा कैसे संभव है। उनको बहुत आश्चर्य होता है कौशल्यायन जी को, जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं, वह न सभ्यता है न संस्कृति। सभ्यता हो या संस्कृति, अगर मानव के लिए कल्याणकारी है तभी हम उसको किसी श्रेणी में रखेंगे। अगर वो हमारे मानव का कल्याण नहीं करती तो कैसी सभ्यता और कैसी संस्कृति। लेखक ने माना है कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। लेखक मानता है कि जो हमारी मानव संस्कृति है उसको बांटा नहीं जा सकता कि ये उनकी संस्कृति, ये हमारी संस्कृति, ये पुरानी संस्कृति, ये नई संस्कृति। संस्कृति मतलब जो बट ना सके और हमेशा मानव का कल्याण करे। अब हम इसको सार के रूप में देखते हैं। बहुत बड़ा पाठ नहीं है बच्चों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है और थोड़ा सा गहरे भाव लिए पाठ है, तो ध्यान से समझिए। पाठ की सार हम देखिए, सारांश। सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है और जो सबसे कम समझे जाते हैं। इतना ज्यादा प्रयोग करते हैं हम इन शब्दों को, और इनके अर्थ को, इनके वास्तविक अर्थ को हम समझते नहीं है, बस खाली प्रयोग करते हैं। स्थिति तब और भी विकट हो जाती है जब इनके साथ अनेक विशेषणों का प्रयोग होता है। अभी और भी महान, एक तो हम अर्थ नहीं समझते और बड़े बड़े विशेषण, एडजेक्टिव्स लगा के हम इन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तब इस समय समस्या और गहरी हो जाती है। लेखक इन शब्दों के अंतर को समझाने के लिए दो उदाहरण देता है। पहला उदाहरण है अग्नि के आविष्कार का और दूसरा सुई धागे का। अभी यहाँ लेखक ने इन दोनों शब्दों के बीच के अंतर को समझाने के लिए दो उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण दिया है अग्नि का आविष्कार और दूसरा दिया है सुई धागे का। तो हम पहले देखते हैं अग्नि और सुई धागा और संस्कृति। जब मानव का अग्नि से परिचय नहीं हुआ था, उस समय जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अग्नि का आविष्कार किया होगा वह बहुत बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। अभी हमारा अग्नि से परिचय जन्म से नहीं है, किसी ने अग्नि का आविष्कार किया, ढूंढा उसको, तो वो बड़ा आविष्कार करता रहा होगा जिसने अग्नि के बारे में जानकारी हासिल करी। इसी प्रकार वह व्यक्ति भी बहुत बड़ा आविष्कार करता रहा होगा जिसने यह कल्पना की होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे पर छेद बनाओ और एक उसमें धागा डाल दो और कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। यानी सुई जो इतना बड़ा काम करती है, उसका आविष्कार भी किसी बड़े आविष्कारकर्ता ने किया होगा। ये दो लोग होंगे। वह योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा जिसके बल पर आग और सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। जिस व्यक्ति ने आग का आविष्कार किया, पता लगाया, और जिसने सुई धागा का आविष्कार किया, उसके बारे में सोचा या निकाला, वो बहुत बड़ा आविष्कार करता होगा और वह व्यक्ति उसकी विशेष संस्कृति है। यानी उस विशेष व्यक्ति में कोई एक विशेष गुण है जिसको हम संस्कृति कह सकते हैं, जिसने ये आविष्कार किया। जबकि उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ उसे सभ्यता कहा जा सकता है। जैसे आग जिसने बनाई वो उसके पास संस्कृति थी, उसकी विशेष संस्कृति। और फिर आग से हमने गैस का चूल्हा बना लिया, स्टोव बना लिया, कुकिंग रेंज बना ली, फिर हम आग पे खाना पकाने लग गए। तो हम क्या है, हमारे पास सभ्यता है। पुरानी संस्कृति की सभ्यता को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यही अंतर है संस्कृति और सभ्यता में। संस्कृति जिसके पास नवीनता हो, जिसके प्रेरणा से किसी नई चीज का आविष्कार हो, और सभ्यता जब हम उस संस्कृति के अंश को उठा करके, उस प्राचीन ज्ञान को उठा करके कुछ नया करते हैं, तब वो सभ्यता बन जाती है। फिर से देखिए सभ्यता और संस्कृति का अंतर। एक सुसंस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, जिसको हम संस्कृत व्यक्ति कहेंगे, सुसंस्कृत व्यक्ति कहेंगे। वो किसी नई चीज की खोज करता है, नया कुछ करता है, किंतु उसकी संतान की को खोज की गई उस चीज अपने पूर्वजों से अपने आप मिल जाती है। मान लीजिए मैंने हिंदी वर्णमाला की खोज करी, काका गागा मैंने खोजा,
तो मैं हूँ सुसंस्कृत, और मैं जो किताबें लिख रही हूँ काखा गाघा से, आप बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप हैं सभ्य, यानी आपने मेरी संस्कृति को आगे बढ़ाया। वो है कहलाएगी सभ्यता, क्योंकि आपको वो आपकी विरासत के रूप में मिली है। तो जो संतान उस खोज का प्रयोग करती है अपने पूर्वजों से, वो उसको अपने आप मिल जाती है। इस संतान को सभ्य तो कहा जा सकता है, किंतु सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता। तो वो जो आगे वाले बच्चे हैं, जो पीढ़ी है जिसने पुराने ज्ञान को प्रयोग किया और आगे बढ़ाया, उनको सभ्य कहा जाएगा, शिष्ट कहा जाएगा, ज्ञानी कहा जाएगा, लेकिन उनको सुसंस्कृत नहीं कहा जाएगा। सुसंस्कृत किसको कहा जाएगा? जिसने पहली बार उस चीज का आविष्कार किया। उदाहरण के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था, किंतु आज के युग के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त कई अन्य बातों का भी ज्ञान है, जिसने शायद न्यूटन अपरिचित ही रहे हों। आज के विद्यार्थी को न्यूटन से अधिक सभ्य तो कह सकते हैं, किंतु न्यूटन के बराबर सुसंस्कृत नहीं कह सकते। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम निकाला, तो न्यूटन सुसंस्कृत थे। अब उनके ज्ञान को लेकर आज के विद्यार्थी उस गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करते हुए और भी बहुत कुछ नया 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 कर रहे हैं। हो सकता है इतना नया कि जो कि न्यूटन उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी हम आज के विद्यार्थियों को सभ्य कहेंगे, लेकिन सुसंस्कृत नहीं कहेंगे, क्योंकि सुसंस्कृत किसको कहेंगे? न्यूटन को, जिसने कि उस बात का आविष्कार किया। तो यही फर्क है संस्कृत और सभ्य में। सर्वस्व त्याग भी संस्कृत का हिस्सा है। अग्नि और सुई धागे के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही होगी। अभी जब आग का आविष्कार किया गया या कपड़े सिलने की बात करी गई, सुई धागे का आविष्कार किया, तो कहीं पेट की आग यानी भूख उसके बीच में जरूर रही होगी। सचमुच सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे सुसंस्कृत व्यक्तियों से मिलता है। अभी जो हमारी सभ्यता है, जिसको हम आज जी रहे हैं, वो हमें किससे मिला है? ऐसे सुसंस्कृत लोगों से, जिन्होंने ऐसी ऐसी चीजों का आविष्कार कर दिया जिसको कि आज हम उस सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं और नए नई चीजें खोज रहे हैं, नया नया कुछ कुछ कर रहे हैं, जिसकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ अंश निश्चय ही उन मनीषियों से प्राप्त हुआ जिन्हें तथ्य विशेष की प्राप्ति भौतिक प्रेरणा से नहीं, बल्कि अपने अंदर की सहज संस्कृति के सहारे हुई। यानी जो लोगों ने आविष्कार किया वो उनके अंदर की प्रेरणा थी, उनके इंस्पिरेशन था अंदर से। उनको कुछ हो सकता है भूख की वजह से या और किसी परिस्थिति की वजह से उन्होंने वो आविष्कार किया, वो सुसंस्कृत थे। लेकिन आज हम बहुत से भौतिक साधन अपने इकट्ठे करके हम उन ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ नया कर रहे हैं, तो हम सभ्य कहलाएंगे, वो सुसंस्कृत कहलाएंगे। हमारे लिए प्रेरणा जो है वो हमारे आंतरिक प्रेरणा नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो वो सॉल्यूशन पहले से है, वो नियम, वो ज्ञान पहले से है। हम फिर और कोई प्रेरणा लेकर के और हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके पास वो प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा रही होगी जिससे कि उन्होंने कुछ नया बना दिया, तो वो व्यक्ति सुसंस्कृत कहलाएंगे। उदाहरणार्थ, आज एक व्यक्ति जिसका पेट भरा हुआ है और तन ढका है, जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमाते तारों को देखता है तो उसे केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह ये जानने के लिए परेशान है कि ये मोती भरा थाल यानी तारों से भरा आकाश क्या है। इस दृष्टि से रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का प्रथम पुरुष करता है। यानी आप भी आसमान के नीचे लेटे हो और हम भी आसमान के नीचे, अगर लेट करके आपको नींद इसलिए नहीं आ रही कि आसमान में ये तारे कैसे हैं या आसमान क्या है, ये तारे क्या चीज़ है, अगर ऐसा है तो आप बहुत बड़े विद्वान हैं और ये ज्ञान आपका जो प्रथम ज्ञान आपको मिलेगा वो आप प्रथम ज्ञान के पुरस्कार करता है। यानी आपको पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि आपने कोई ज्ञान नया लिया। आपने अगर ये ढूंढ निकाला कि आकाश क्या है या तारे क्या है, तो आप क्या हैं? आप वो मनीषी मतलब विद्वान है जिसको कि पहला पुरस्कार मिलना चाहिए। केवल भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा ही मानव संस्कृति के माता पिता नहीं होती। जो योग्यता किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी महामानव से सर्वस्व त्याग करवाती है, वह भी संस्कृति है। अभी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही संस्कृति नहीं कहलाती। अगर आपने कुछ बहुत बड़ा त्याग करा है तो भी आप संस्कृत कहलाते हैं, सुसंस्कृत कहलाते हैं। वह भी संस्कृति है। जो दूसरों के मुंह में कौर टुकड़ा डालने से के लिए अपने मुंह के कौर को छोड़ देता है, उसे यह बात क्यों और कैसे सूझ पाती होगी? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए बैठी माता ऐसा क्यों करती होगी? अब पहला आपको अंतर बताया कि सुसंस्कृत वो जिसने नया आविष्कार किया, सभ्य कौन? जिसने उस आविष्कार को आगे बढ़ाया, वो सभ्य।
अभी सुसंस्कृत व्यक्ति वो भी हो सकता है जिसने कोई बहुत बड़ा त्याग किया हो। जैसे एक माँ भले पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन अपने मुंह में कौर डालने से पहले वो अपने बच्चे को खाना खिलाएगी। बच्चा अगर भूखा है तो माँ एक कौर भी मुंह में नहीं डाल सकती। तो ये माँ की संस्कृति है, माँ सुसंस्कृत है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत बड़ा त्याग किया है। तो ऐसे लोगों को भी सुसंस्कृत कहा जाता है, जो बहुत बड़ा त्याग करते हैं। हो सकता है उनमें कोई योग्यता ना हो। रूस का भाग्य विधाता लेकिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े को स्वयं ना खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। ऐसे ही रूस का भाग्य विधाता, रूस का जो नायक था, उसने अपनी डेस्क पे रखा हुआ अपना ब्रेड का टुकड़ा, सूखी रोटी का टुकड़ा लोगों को खिला दिया, जिससे उनकी भूख शांत हो सके। तो वो सुसंस्कृत है। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखने वाले कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुखों में बिता दिया। अभी कार्ल मार्क्स हमारी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने जो हमारे मजदूर हैं, दुखी मजदूर, उनके दुखों को दूर करने के लिए, उनको सुख देने के लिए खुद जिंदगी भर उन्होंने दुख झेला। तो ऐसे लोगों को भी हम सुसंस्कृत कहेंगे। हम और आप सुसंस्कृत नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी के दिए हुए ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी की दी हुई सुख सुविधाओं को हम भोग कर रहे हैं। सुसंस्कृत वो है जिसने कुछ आविष्कार किया है, या जिसने अपना त्याग करके, अपना बहुत बड़ा त्याग करके किसी को कुछ दिया है। वो सुसंस्कृत लोग हैं। उस ज्ञान को बढ़ाने वाले सभ्य जरूर कहला सकते हैं, लेकिन सुसंस्कृत नहीं कहला सकते। अभी संस्कृति का परिणाम है सभ्यता। संस्कृत आपको समझ में आ गया? या तो आविष्कार करता या त्याग करने वाला। अभी जो ये संस्कृत है, इस संस्कृति का परिणाम यानी एंड रिजल्ट क्या है इसका? मानव की जो योग्यता, आग व सुई धागे का आविष्कार, तारों की जानकारी और किसी महामानव के सर्वस्व त्याग कराती है, वह संस्कृति है। सभ्यता हमारी संस्कृति का परिणाम है। अभी जो सभ्यता है वो संस्कृति का एंड रिजल्ट जो है वो क्या है? सभ्यता है। हमारे खाने पीने, ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, परस्पर कट मरने के तरीके आदि सभ्यता है। जैसे आग का आविष्कार तो किया, वो संस्कृत थे, सुसंस्कृत। लेकिन उस आग के आविष्कार का हमने क्या किया? हमने एटम बम बना दिया और हम आपस में ही लड़ मर रहे हैं। तो हम सभ्य कहलाएंगे कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमने उस आग का, उस आविष्कार जो हुआ था, उस आग का बहुत बड़ा प्रयोग कर दिया। लेकिन हम संस्कृत नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उसमें मानव की भलाई नहीं है, कल्याण नहीं हो रहा। अगर आप बम बना रहे हैं, उस आग के ज्ञान को लेकर के बम बना रहे हैं, कुछ विनाशकारी कार्य कर रहे हैं, तो आप सभ्य नहीं, सुसंस्कृत नहीं कहलाएंगे। सभ्य कहला सकते हैं क्योंकि आपने ज्ञान को आगे बढ़ाया। तो हम जो संस्कृति है उसका अंत क्या है? सभ्यता है। अब असंस्कृति और असभ्यता, अभी इसमें अ लगा करके इसके जो विपरीतार्थ आते हैं उसको देखते हैं कि मानव की वह योग्यता जो आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार करती है, असंस्कृत है। हमारे पास बहुत ज्ञान है, विज्ञान का हमने पहिए का आविष्कार कर लिया, उससे हमने, जिसने आविष्कार किया वो सुसंस्कृत। अब उस पहिए के आविष्कार से हमने कार, मोटर, गाड़ी, रेडियो, साइकिल सब बना लिया, ट्रेन बना ली, हम सभ्य हो गए। वो सुसंस्कृत था, उस ज्ञान को हमने आगे बढ़ाया, हम सभ्य हो गए। लेकिन अगर हमने इसी व्हील का करके हमने तोप और बड़े बड़े विनाशकारी कोई हथियार बना दिए, तो क्या हो गए? हम सभ्य कहलाएंगे ना, हम असंस्कृत या असभ्य कहलाएंगे। तो हम असंस्कृत हैं। जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा है, वह असभ्यता है। आज हम आत्मविनाश कर रहे हैं। आज विज्ञान जो है वो इतना आगे बढ़ गया है कि आज हमने दुनिया का तो हम विनाश कर ही रहे, अपना भी विनाश कर रहे हैं। आज हमने एसी का निर्माण कर लिया, लेकिन एसी की जो गर्म हवा है उससे हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, और बाद में उसका आफ्टर इफेक्ट हमको ही हो रहा है। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, सांस की बीमारियां, तरह तरह के रोग हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? हमने अपना ही विनाश खुद किया अपने हाथों। तो हम क्या संस्कृत कहला सकते हैं? हम असंस्कृत हैं। और इस विनाश में जुटा हुआ इंसान असभ्य कहलाएगा। यदि संस्कृति का नाता कल्याण की भावना से टूट जाएगा तो असंस्कृत बन जाएगी, और जिसका परिणाम असभ्यता होगी। अगर संस्कृति जो आविष्कार है वो मानव कल्याण के लिए हो रहा है तो वो सभ्य कहलाएंगे। लेकिन अगर वही संस्कृति विनाश के लिए प्रयोग की गई तो वो असंस्कृत कहलाएंगे, असभ्य कहलाएंगे। उसका परिणाम असभ्यता होगी। संस्कृति का परिणाम सभ्यता, असंस्कृति का परिणाम असभ्यता। यहां आ से मतलब है कि किसी विनाश कार्य में अपनी योग्यता को लगाना। तो जो कुछ भी करना है हमको मानव के कल्याण के लिए ही करना है, तभी हम संस्कृत और सभ्य कहला सकते हैं।
वास्तव में संस्कृति के नाम पर जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। मानव संस्कृति कभी न बटने वाली वस्तु है। इसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। जो कुछ भी काम हम मानव कल्याण के लिए करते हैं वो स्थायी है, परमानेंट है। और जो जितना भी काम हम अकल्याण के लिए कर देते हैं वो सब बेकार है, हम असभ्य कहलाएंगे। वो कूड़ा करकट का ढेर है और कुछ नहीं है उसके अलावा। हमने प्लास्टिक का निर्माण कर लिया अपनी सुविधा के लिए, लेकिन आज उसी प्लास्टिक ने हमको दुखी कर रखा है। हम उस प्लास्टिक को कहीं ठिकाने नहीं लगा पा रहे हैं, इतना पर्यावरण दूषित हो रहा है हमारा। तो हमने अपने आप ही अपना कल्याण जो है वो अपना बुराई अपने विनाश कर लिया है। तो हम क्या कहलाएंगे? हम संस्कृत कहलाएंगे ना, हम असंस्कृत कहलाएंगे। और क्योंकि हमने असंस्कृत करा है तो हमारा उसका एंड रिजल्ट क्या है? असभ्यता है। तो कभी भी असंस्कृत और असभ्यता जो है वो बड़ी नहीं हो सकती। संस्कृति बड़ी है क्योंकि उसके अंदर क्या गुण है? मानव कल्याण का गुण है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि संस्कृति मतलब आविष्कारकर्ता, उस आविष्कार को आगे बढ़ाने वाला सभ्य। अगर संस्कृति में मानव कल्याण मिला हुआ है तो वो संस्कृति है। अगर वो मानव कल्याण नहीं, कोई विनाश कर रही, तो वो असंस्कृति हो गई। और संस्कृति का रिजल्ट जिस तरह सभ्यता है उसी तरह असंस्कृति का एंड रिजल्ट असभ्यता है। तो लेखक के अनुसार संस्कृति और सभ्यता का अंतर क्या है, असंस्कृति किसे कहते हैं, असभ्यता किसे कहते हैं, ये उन्होंने यहाँ बताया, दोनों के बीच का अंतर बताया और इन शब्दों का अर्थ बताया है। तो यहाँ पूरे पाठ का एक जिस्ट अगर हम देखें तो क्या है कि हम आज अपनी जो कुछ भी ज्ञान है उसको अगर हम मानव कल्याण के लिए प्रयोग करें तभी हम संस्कृति और सभ्य कहलाएंगे। अगर मानव का विनाश हो रहा है, मानवता का विनाश हो रहा है तो हम संस्कृत नहीं कहलाएंगे। हम पढ़ लिख तो गए लेकिन हमने अपने नेबरहुड को छोड़ दिया, लोगों की मदद करना छोड़ दिया। कोई मर रहा होता है तो हम सड़क पे निकल के चले जाते हैं, उसको देखते भी नहीं। तो क्या हम संस्कृति और सभ्य कहलाएंगे? हम शिष्ट कहलाएंगे ना, हम असभ्य हैं। कितने भी पढ़े लिखे आप क्यों नहीं हैं, आपने अगर मानवीय गुण नहीं है, नैतिकता खत्म हो गई तो आप असभ्य असंस्कृत कहलाएंगे। आज हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं संस्कृति और सभ्यता की, लेकिन हमको उसका असली अर्थ नहीं पता कि संस्कृति और सभ्यता के पीछे क्या है, मानव कल्याण। अदरवाइज आप ना तो संस्कृत है ना सभ्य हैं, आप असंस्कृत और असभ्य हैं। यही बात लेखक यहाँ पे समझाना चाहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। पाठ बहुत आसान नहीं है लेकिन छोटा सा है, कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ। गुड बाय।